गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कहाँ तक थे लास्ट क्लास में? सर कॉन्जुगेट मेथड के बारे में चल रहा था। हम कुछ कर लिया था ना बीच में, लगा नहीं था कल तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाया। शुरू कर दे। यस। चलो शुरू कर देते हैं। अबे यार कोई होस्ट ही नहीं बनाया अब तक। बना दो हमें होस्ट। क्वेश्चन कुछ बना रहे हो? कुछ बोल ही नहीं रहे। जब भी क्वेश्चन का सवाल पूछता हूँ तो चुप हो जाते हैं। चलो हम बन गए होस्ट और शुरू करते हैं। जब कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हाँ क्या हो गया? स्क्रीन नहीं दिख रही सर। पता नहीं कैसे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। होस्ट तो मैं ही हूँ ना। तो मैं ही हूँ भाई। सर हम्म आप ही हैं सर होस्ट। स्क्रीन शेयरिंग बार बार टूट क्यों रहा है? अच्छा देखो, चलो कल हमने कॉन्जुगेट बीम का बारे में पढ़ा था।
एक जिस में बताता हूँ, कॉन्जुगेट बीम में क्या करता है, कॉन्जुगेट बीम इज अ वर्चुअल बीम। उस वर्चुअल बीम में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बीम का सपोर्ट्स को कैसे बनाता है, रियल बीम का डिफ्लेक्शंस को देख के। अगर रियल बीम में तुम्हारा स्लोप थीटा है तो कॉन्जुगेट बीम में शेयर एग्जिस्ट करेगा। अगर रियल बीम में तुम्हारा डेल्टा प्रेजेंट है तो कॉन्जुगेट बीम में मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव प्रिपेयर्ड ए कॉन्जुगेट बीम करस्पॉन्डिंग टू द रियल बीम। फिर हमने क्या किया था, कॉन्जुगेट बीम में एक लोडिंग दिया था। वो लोडिंग को हम बोलते हैं M/EI लोडिंग। वो M/EI लोडिंग क्या होता है, रियल बीम में हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं और उसमें EI डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं M/EI डायग्राम। उस M/EI डायग्राम ही कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग डायग्राम होता है। साइन कन्वेंशन हमने क्या पढ़ा था कि अगर तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है देन M/EI डायग्राम, जो लोडिंग डायग्राम होगा कॉन्जुगेट बीम का, वो अपवर्ड सेंस में होगा। सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है तो M/EI डायग्राम जो कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग होगा वो कौन सेंस में होगा, ना डाउनवर्ड में होगा। तो मैं एक एग्जांपल में दिखाया था, जब तुम P लोड लगाते हो बीम में तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग को हमने अपवर्ड दिखाया था। फिर मैं बताया था कॉन्जुगेट बीम से तुम क्या निकाल सकते हो ना, कॉन्जुगेट बीम से तुम रियल बीम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कॉन्जुगेट बीम का कोई भी सेक्शन पे शेयर फोर्स निकाल दो, वो रियल बीम का उसी सेक्शन पे क्या दे देगा ना, स्लोप दे देगा। कॉन्जुगेट की बीम का कोई भी सेक्शन में तुम बेंडिंग मोमेंट निकाल दो, वो रियल बीम का उस सेक्शन में क्या दे देगा ना, डिफ्लेक्शन दे देगा। तो वही लिखा हूं, कॉन्जुगेट बीम का शेयर, रियल बीम का स्लोप, कॉन्जुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट, रियल बीम का डिफ्लेक्शन। तो साइन कन्वेंशन हम उसको फॉलो करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव शेयर पॉजिटिव मोमेंट दिखाया था, अपवर्ड डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, एंटीक्लॉकवाइज रोटेशन इज पॉजिटिव। फिर मैंने ये लिखवाया था कि अगर तुम्हें शेयर इन द कॉन्जुगेट बीम पॉजिटिव है then the rotation in the real beam will be in anti-clockwise sense. Similarly, if the bending moment in the conjugate beam is positive, then the deflection in the real beam is in upward sense. क्योंकि हम deflection में upward deflection को positive बोलते हैं और anti-clockwise rotation को हम क्या बोलते हैं, positive बोलते हैं। तो कल मैं क्या किया था, यहाँ तक मैं निकाला था, VA VB निकाल दिया था, जो PL²/16 हुआ था, ठीक है। अच्छा, फिर मैं तुम्हें ये पूछ रहा था कि ये VA VB जो मैं निकाला हूँ, ये VA VB में पॉजिटिव शेयर VA क्या है, क्या VA पॉजिटिव शेयर है या VA नेगेटिव शेयर है। यहाँ बोला था, फिर कल कनेक्शन कट गया था, ठीक है, तुमसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया था। बोलो ये VA को तुम क्या बोलोगे, पॉजिटिव शेयर या नेगेटिव शेयर। पॉजिटिव शेयर बोल। देखो कैसे देखोगे, तुम क्या करो, जैसे मैं एक सेक्शन लिया हूं ना, सेक्शन ले लो बीम में। अगर बीम में सेक्शन लोगे, राइट डाउनवर्ड शेयर पॉजिटिव, लेफ्ट अपवर्ड इज पॉजिटिव। तुम सेक्शन के लेफ्ट में देख रहे हो, अगर लेफ्ट में देख रहे हो अपवर्ड होता है पॉजिटिव, लेकिन तुम्हारा फोर्स कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड या नेगेटिव है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये वी कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो वो तो बना दिया डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बना के दे, डाउनवर्ड आया ना। अगर फोर्सेस अपवर्ड होगा इक्विलिब्रियम के लिए, वीए कहाँ होना पड़ेगा, डाउनवर्ड होना पड़ेगा। मैं बना क्या दिया, मैंने VA VB को निकाला है ना। तुम कैसे कहते हो कि यहाँ पे P डाउनवर्ड है तो यहाँ पे अपवर्ड कैसे बोलते हो, बना देते हो, ये P/2 P/2 यस अपवर्ड सर। कैसे आ जाता तुम्हारा। तो वही लॉजिक है, अगर यहाँ पे तुम्हारा लोडिंग अपवर्ड है तो VA VB को डाउनवर्ड होना पड़ेगा, बना इक्विलिब्रियम कैसे होगा, समेशन फोर्स वर्टिकल जीरो कैसे होगा। ठीक है, तो बताओ VA पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देख के बताओ तो। VA तुम्हारा नेगेटिव डाउनवर्ड है, नेगेटिव VA तुम्हारा डाउनवर्ड है, लेकिन लेफ्ट साइड में अपवर्ड पॉजिटिव होता है, तो VA तुम्हारा पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। VA इज नेगेटिव, मतलब -PL²/16 ही है। अब सिमिलर सेम लॉजिक में बोलो तो VB पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव। गलत। अगर तुम सेक्शन यहाँ पे लोगे, राइट डाउन इज पॉजिटिव, लेफ्ट अप इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तुम अब इस सेक्शन का, हाँ इस सेक्शन का अभी तुम राइट में देख रहे हो, जो सेक्शन का राइट में देखोगे, राइट में पॉजिटिव कौन होता है, डाउनवर्ड। और ये VB भी कौन से सेंस में है, डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड है तो VB क्या होगा, पॉजिटिव ना, PL²/16 ही है। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ये दोनों पार्ट में, कि VA पॉजिटिव कैसे हुआ, VB नेगेटिव कैसे हुआ, उल्टा VA नेगेटिव कैसे हुआ, VB पॉजिटिव कैसे हुआ। सर एक बार फिर से बताइए ना ये। देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग ऐसे एक दो शेयर दिखा रहे हैं, एक VA को हमने दिखा दिया, ये है VA विच इज इक्वल टू PL²/16 ही है, और एक VB दिखा दिए, ये है VB दिस इज PL²/16 ही है तो दोनों डाउनवर्ड, लेकिन दोनों पॉजिटिव शेयर है नेगेटिव शेयर। तुम क्या करो, तुम एक सेक्शन ले लो बीम में, तुम बीम में सेक्शन ले लिए,
तो राइट साइड में अगर कोई भी फोर्स डाउनवर्ड होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो वो पॉजिटिव है। अगर लेफ्ट साइड में कोई भी फोर्स अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव है। तुम अब मेरा जो सेक्शन लिया हूँ, तुम सेक्शन के लेफ्ट, मैं जो सेक्शन लिया हूँ तुम सेक्शन के लेफ्ट में देखो, सेक्शन के लेफ्ट में देखो, ये सेक्शन के तुम लेफ्ट में देखो। तुम लेफ्ट में देख रहे हो द फोर्स इज अपवर्ड, व्हेन द फोर्स इज अपवर्ड इट इज टेकन एज पॉजिटिव। लेकिन तुम मेरे लेफ्ट का मैचिंग करना, लेफ्ट में तो यही एक फोर्स दिख रहा है मुझे, वी ए दिख रहा है। बेटा देखो मेरे लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव है लेकिन वी ए डाउनवर्ड है, तो बोलो वी ए को मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। सिमिलरली तुम राइट साइड को देखो, राइट साइड को देखो, राइट साइड में हम कहते हैं डाउनवर्ड फोर्स अगर रहेगा तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव। तुम वी बी को देखो, वी बी कौन से सेंस में? डाउनवर्ड। तो नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ में आया? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, एक बार ये समझ में आया, देखो इसका मतलब तुमने वी ए वी बी को पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ दिया। सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई। हाँ समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया। क्या हो रहा है इसके साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना दिन अच्छे से कोऑपरेट किया, लास्ट को क्यों ऐसे दिक्कत दे रहा है? अच्छा ध्यान से देखना, अगर यहाँ तक सही है तुम वी ए वी भी समझ गए। अब बताओ क्या अगर तुम निकालते हो रियल बीम में, अरे कॉन्जुगेट बीम में तुम शेयर निकाल ले हो, क्या कॉन्जुगेट बीम का शेयर रियल बीम का स्लोप होगा क्या? यस सर। यस सर। कॉन्जुगेट बीम का शेयर क्या रियल बीम का स्लोप होगा क्या? अब तुम मुझे बताना स्लोप कौन से सेंस में है। यहाँ पे स्लोप तो पी एल स्क्वायर बाई 16 ई आई है, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, बोलो तो नेगेटिव मतलब स्लोप कौन से सेंस में होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। Clockwise, correct. So this slope will be in clockwise sense. This slope will be in clockwise sense. Sorry. अगर ये VB निकाल दिए हो, VB है कॉन्जुगेट बीम का शेयर, तो रियल बीम का क्या होगा? डिफ्लेक्शन मतलब रोटेशन होगा। ये रोटेशन कितना है ना, PL स्क्वायर बाई 16 यही होगा। लेकिन ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब तुम्हारा स्लोप कौन से सेंस में रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तुम देख रहे हो, तुम देखो अब तुम चेक करो तुम जो किए सही है कि नहीं है। तुमने पॉइंट क्लोड P लगाया, ठीक है, तुमने पॉइंट लोड P लगाया। अगर तुम पॉइंट लोड P लगाओगे, ये तुम्हारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में तुम पॉइंट लोड P लगाओगे। जब P लगाओगे तो तुम्हारा इलास्टिक कर्व तो इस तरह से बनेगा। इफ दिस इज द इलास्टिक कर्व, तुम यहाँ पे टेंजेंट खींचो। अगर तुम यहाँ पे टेंजेंट खींचते हो, ये यहाँ का टेंजेंट है, ये मान लो यहाँ का टेंजेंट है। अगर ये दो टेंजेंट है, अब तुम देखो इसमें स्लोप देखो, क्या ये स्लोप तुम्हारा ऐसा है थीटा ए, देख पा रहे हो क्या? बोलो थीटा ए, तुम जो बोल रहे थे एंटीक्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए, क्या ये तुम्हें एंटीक्लॉकवाइज सेंस दिख रहा है क्या? तुम कह रहे हो थीटा ए मस्ट बी इन एंटीक्लॉकवाइज सेंस, आया कि नहीं एंटीक्लॉकवाइज सेंस? सिमिलरली तुम बी पे देखो, अगर ये बी है तो तुम बोल रहे हो बी मस्ट बी इन विच सेंस? बी मस्ट बी इन क्लॉकवाइज सेंस, ये तो होना चाहिए क्लॉकवाइज सेंस। मैं एंटी दे दिया हूँ गलती से, तो ये क्लॉक होगा। द बी मस्ट बी इन क्लॉकवाइज सेंस। ऐसा नहीं, बी मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज, सही तो था हाँ। देखो तुम बी पे देखना, क्या बी पे तुम थीटा बी देख पा रहे हो? क्या दिस थीटा बी इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या? तो थीटा बी तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी दिख रहा है, थीटा ए क्लॉकवाइज सेंस में दिख रहा है। वही चीज को तुम कॉन्जुगेट बीम से निकाले थे और बोले थे थीटा ए इज इन क्लॉकवाइज सेंस एंड थीटा बी इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। वही वैल्यू आया है, और मैग्नीट्यूड वाइज थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमने आज कॉन्जुगेट बीम लगा के प्रूव कर दिया। कंफर्टेबल? दिस इज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट बीम थ्योरम। ये तो तुम्हारा सोम का पार्ट था, लेकिन मैं बोला था मुझे कैलकुलेशन ऑफ एम ए एम बी करना है, लेकिन एम ए एम बी का कैलकुलेशन तभी कर पाऊंगा जब तुम्हारे पास कॉन्जुगेट बीम तुम्हें आता हो। तो मैं कॉन्जुगेट बीम में बहुत जल्दी चीजें काम हो जाता है मेरा, तो इसलिए कॉन्जुगेट बीम पहले मैं तुम्हें बैकग्राउंड बना दिया। ना आई कैन गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ एम ए एंड एम बी। कॉन्जुगेट बीम में कहीं पे डाउट है तो मुझे पूछ लो, साइन कन्वेंशन हो या कुछ भी। बस ये मत पूछना कि कॉन्जुगेट बीम के कैसे निकलता है, कैसे शेयर उसके स्लोप के बराबर होता है, ये सवाल छोड़ के और कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई सवाल नहीं, मतलब सबको समझ में आ गया सब कुछ? सर। चलो अब आते हैं कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ MA एंड MB। हम अब जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ MA और MB करने के लिए। अच्छा, MA MB क्या था? मेंबर एंड मूवमेंट बताया था ना। मेंबर एंड मूवमेंट आर हॉगिंग इन नेचर। क्या बताया था? मेंबर एंड मूवमेंट को तीन तरीके से देख सकते हो। एक तरीका ये है कि मेंबर एंड मूवमेंट विल बी हॉगिंग इन नेचर। सेकंड, मेंबर एंड मूवमेंट को तुम कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन से जान सकते हो। और थर्ड, मेंबर एंड मूवमेंट को तुम कर्वेचर से पहचान सकते हो। तो तीन तरीके से मेंबर एंड मूवमेंट को पहचाना सिखाया था कल तुम्हें। आज मैं जाता हूँ, उससे आगे बढ़ता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ MA एंड MB। देखना मैं क्या करता हूँ, मुझे MA और MB चाहिए, ये तो बात है। पे मैं इसको निकालने के लिए MA और MB को मैं इसको कॉन्जुगेट बीम का सहारा लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉन्जुगेट बीम का सहारा लेता हूँ। जो कॉन्जुगेट बीम का सहारा लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर में कुछ लोडिंग था, ठीक है। मान लो दिस पार्ट इज P1, मान लो दिस पार्ट इज P2। उसके कारण तुम्हारा ऐसे बेंडिंग मोमेंट आया था, हॉगिंग मोमेंट। दिस हॉगिंग मोमेंट वाज MA एंड दिस हॉगिंग मोमेंट वाज MB। हमने कहा था दिस फिक्स्ड बीम कैन बी शोन as a combination of two simply supported beam। हमने बताया था this fixed beam can be shown as a combination of two simply supported beam। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो simply supported beam लिया। एक simply supported beam में मैं इफेक्ट ऑफ लोडिंग ले लिया, एक simply supported beam में मैंने इफेक्ट ऑफ लोडिंग ले लिया, और दूसरा simply supported beam में मैंने इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट MB, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट MB एंड MA ले लिया। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट MB एंड MA ले लिया, ठीक है। समझो, मुझे अब इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। मुझे इसमें क्या बनाना है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पर देखो, तुम P1 P2 के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो, लेकिन मैं P1 P2 तो एक तरह का लोड हो गया। मैं जनरल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ। मतलब मैं P1 P2 के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई भी लोडिंग हो, वो P1 P2 हो, कुछ भी हो, तो मैं जनरल BMD बनाया। ठीक है, तुम डरना मत कि सर पॉइंट लोड के लिए ऐसे कर्व कैसे बन सकता है। मैं क्या बोला, दिस इज नॉट फॉर P1 P2, ये कोई भी एक BMD है। तो मैं इसको एक जनरल BMD बोल देता हूँ। ये एक जनरल BMD है। दिस जनरल BMD इज नॉट फॉर P1 एंड P2। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये P1 कोई भी लोडिंग हो, अगर लोडिंग के कारण अगर ये BMD है, दिस BMD विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दिस बेंडिंग मोमेंट विल ऑलवेज बी क्या? पॉजिटिव। अच्छा, लेकिन अगर मैं MA और MB को देखूं, अगर मैं MA और MB को देखूं, इसको कहते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। बेटा इस फिक्स्ड एंड मूवमेंट को प्लॉट करने का तरीका होता है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, फिक्स्ड एंड मूवमेंट को हमेशा टेंशन साइड में प्लॉट करते हैं। क्या है? नोट में मैं क्या लिखवाऊंगा? ऑलवेज प्लॉट। नोट में लिखूंगा ऑलवेज प्लॉट। क्या प्लॉट करोगे? ऑलवेज प्लॉट द फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, always plot the fixed end movement on the tension side of the beam। tension side of the beam, beam के टेंशन साइड में फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लॉट किया जाता है। अच्छा, कैसे करोगे? मैं जो जो बोलता हूँ वो करते रहना, ठीक है। एक पेन लो, एक पेन को तुम दाहिने हाथ से पकड़ो। पेन को लो, दाहिने हाथ से पकड़ो। पेन, स्केल, कुछ भी हो, दाहिने हाथ से पकड़ो। पकड़े? सबको ये दाहिने हाथ से पेन को पकड़े हैं? यस सर। यस सर। अब देखो, अब तुम MA का असर देखो। MA का असर देखने को क्या करोगे? दाहिने हाथ में जो पेन को पकड़े हो, अब तुम लेफ्ट हैंड से, क्योंकि ये MA सपोर्ट लेफ्ट सपोर्ट है, तो लेफ्ट हैंड से तुम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दो, क्योंकि ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो लेफ्ट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दो। बोलो टेंशन कहाँ पे आया बीम में और कॉम्प्रेशन कहाँ पे? सर टेंशन ऊपर आएगा, नीचे कंप्रेशन। एक जन ने बोला ऊपर ऊपर टेंशन है सर और MB में कोई? कंप्रेशन। MB नहीं, मैं जो बोला सिर्फ ऊपर वही। तुम दाहिने हाथ से स्केल को पकड़े हो और बाएं हाथ से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हो। कुछ कर्वेचर बना होगा, मुझे लगता है कर्वेचर ऐसे दिख रहा होगा। सर मुझे लगता है ऊपर, तुम अगर मैसेज, सर ऊपर टेंशन नीचे अगर करते तुम हैं। ऐसा मूवमेंट दोगे, ऐसे कुछ दिखेगा। MA के लिए ऐसे दिख रहा है क्या सबको? कर्वेचर सबको? यस सर। जब तुम दाहिने हाथ से पकड़े हो और ऐसे मोड़ रहे हो, ऐसे दिख रहा है क्या सबको? हाँ या ना? यस सर सर। यस सर। अगर ऐसे दिख रहा है तो कॉम्प्रेशन कहाँ है, टेंशन कहाँ है? बताओ। टेंशन ऊपर, नीचे ये नीचे वाले कंप्रेशन। में नीचे कॉम्प्रेशन और ऊपर ऊपर टेंशन आएगा। टेंशन। कंफर्टेबल ऑल यस ऑफ सर। यू? यस यस सर। सर। अच्छा, अब तुम क्या करो, MB के लिए वो एक्सपेरिमेंट करो। MB के लिए क्या करो, अभी तुम बाएं हाथ में बीम को पकड़ो। अब तुम बाएं हाथ में बीम को पकड़ो। पकड़े? यस यस सर। सर। और दाहिना हाथ क्यों? क्योंकि MB राइट सपोर्ट है। दाहिना हाथ क्यों ना? MB राइट सपोर्ट है।
क्योंकि एमबी राइट सपोर्ट है तो तुम दाहिने हाथ से ये एमबी मूवमेंट दो। कौन से सेंस में? क्लॉकवाइज। तुम दाहिने हाथ से क्लॉकवाइज मूवमेंट दो। दिए? यस दाहिने हाथ से क्लॉकवाइज मूवमेंट दो। बाएं हाथ में तुम बीम को पकड़े हो, दाहिने हाथ से क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हो। दे रहे हो? यस सर। टेंशन कहाँ? ऊपर। देखना यहाँ पे भी कर्वेचर ऐसे ही बनेगा। तुम यस सर, एमबी का ऊपर देखना कोई कर्वेचर ऐसे बनेगा, टेंशन Yes, ऊपर होगा, sir. कॉम्प्रेशन नीचे होगा। चेक करना सबको यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है सबका? अच्छा, इसका Yes, मतलब sir. देखो एम ए भी ऊपर प्लॉट होगा, एम बी भी ऊपर प्लॉट होगा। लेकिन तुम देखना मैं पहले से एज्यूम किया हूँ एम बी इज मोर देन एम ए। तुम चेक करना, पहले से एज्यूम किया हूँ कि एम बी मोर देन एम ए। कहीं पे एज्यूम किया था मैं, मुझे याद आ रहा है कल। ये रहा देखो, मैं एज्यूम किया हूँ एम बी मोर देन एम ए। देख पा रहे हो क्या? Yes, इफ आई sir. एम एज्यूमिंग एम बी मोर देन एम ए, तो दोनों तो ऊपर प्लॉट होगा, लेकिन एम बी एम ए से बड़ा होगा। अगर एम बी एम ए से बड़ा होगा तो दिस पार्ट इज एम बी, दिस पार्ट इज एम ए। प्लॉट कर दिए। यू जॉइन द फिक्स्ड एंड मूवमेंट बाय स्ट्रेट लाइन। So you plot the fixed end moment on the tension side of the beam and you join it by straight line. This is called bending moment due to fixed end moments. ये fixed end moment के कारण bending moment है। अब तुम देखो, बड़ा तुम एम ए देखो या एम बी देखो, दोनों के लिए कर्वेचर ऐसा ही है। कर्वेचर ये ऐसा मतलब ये हॉगिंग कर्वेचर है। हॉगिंग मतलब क्या होगा? नेगेटिव। ये हॉगिंग कर्वेचर मतलब क्या? नेगेटिव। एनी डाउट? जो जो मैं चीज बोला कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट है तो बता दो। सबको क्लियर है? तो फिर इसका मतलब यस सर, किसी को क्लियर। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे। मुझे एमएम भी चाहिए तो कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे। अभी देखो ये तुम्हारा फिक्स्ड बीम था, अब मुझे बताना कॉन्जुगेट बीम क्या बनेगा। सोच समझ के बोलना, गलती नहीं करोगे तुम लोग। अगर मान लो ये तुम्हारा रियल, दोनों ये तुम्हारा हाँ सही बात, ये है तुम्हारा रियल बीम। इस रियल बीम का कॉन्जुगेट बीम बताओ। इस फ्री रियल फ्री बीम का एंड फ्री। कॉन्जुगेट बीम Sir, बनाओ। free end, free end. हाँ, दोनों एंड फ्री हो जाएंगे। जो फिक्स था दोनों एंड फ्री हो जाएंगे। क्यों ऐसे हो जाएंगे? कोई बोल पाएगा कि कॉन्जुगेट बीम यस का सर। दोनों एंड फ्री क्यों हो गया? सर उसका बोलो डेल्टा 0 क्यों होगा, है? पहली बात तो दोनों साइड का। डेल्टा, हाँ डेल्टा जीरो थीटा जीरो। यस Yes, सर। दोनों side. हाँ, क्योंकि डेल्टा जीरो इस थीटा जीरो इसमें तो इसमें शियर और बेंडिंग 0 हो जाएगा। Shear, शानदार। shear moment अच्छा 0. देखो, देखो ये कॉन्जुगेट बीम जो है, ये कॉन्जुगेट बीम ऐसे देखने के लिए तो अनस्टेबल है। ये कॉन्जुगेट बीम तो ऐसे स्टेबल हो ही नहीं सकता। लेकिन कॉन्जुगेट बीम को स्टेबल कौन बनाता है ना? लोडिंग इसको स्टेबल बनाएगा। देखो कैसे? देखो ये है जनरल बीएमडी। जनरल बीएमडी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट बीम में जो लोडिंग होगा, कॉन्जुगेट पर बीम वो में जो लोडिंग होगा, वो लोडिंग कहाँ होगा ना? कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग जो होगा वो अपवर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव था तो कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग कहाँ होगा ना? अपवर्ड सेंस में। तो मैं कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग को अपवर्ड दिखा दिया। मैं इसको बोलूंगा एम बाई ई आई। ठीक है, इसको बोलूंगा एम आई ई आई डायग्राम। ये एम बाई ई आई डायग्राम क्या है ना? जो तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट आया था उसमें सिर्फ ई आई डिवाइड कर दिए, पॉजिटिव साइन था इसलिए लोडिंग को अपवर्ड दे दिए। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? समझ में है सबको यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात देखते हैं। अगर ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बीम है, उसमें एक लोडिंग और आएगा। वो लोडिंग किसके लिए आएगा ना? फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए। अब देखो फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव और फिक्स्ड एंड मोमेंट का वेरिएशन कैसे दिख रहे हो ना? यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे और ये पार्ट ऐसे है। तुम और एम ए एम बी नहीं बोलोगे, एम बाई ई आई। तो ये होगा एम बी बाई ई आई, ये पार्ट होगा एम ए बाई ई आई। कंफर्टेबल? और दूसरा Yes. ये नेगेटिव है, इसलिए ये लोडिंग कहां से सेंस में होगा? दिस लोडिंग विल बी इन डाउनवर्ड सेंस। क्योंकि नेगेटिव है, द लोडिंग विल बी इन डाउनवर्ड सेंस। क्लियर ऑल ऑफ यू? So this is a conjugate beam. Comfortable? Any doubt in the formation of conjugate beam? या conjugate beam में दोनों के सब कोई comfortable है? यस सर। अच्छा, अगर conjugate beam में comfortable हो, अब देखो conjugate beam तो stable है, ये conjugate beam stable है। How this conjugate beam is stable? देखिए, conjugate beam को stable होने के लिए net force इसमें 0 होना पड़ेगा। अब net force 0 कैसे हो सकता है? सर मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे net force कहीं यहाँ लग रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेट बीम को स्टेबल होना पड़ेगा ना, मतलब समेशन फोर्स वर्टिकल 0 होना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए ये रिजल्टेंट फोर्स F1 है। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स F1 है। कोई मुझे बोल सकता है हाउ मच वुड बी द वैल्यू ऑफ F1?
अगर मैं बोलूंगा रिजल्टेंट फोर्स F1 है, कैन समबडी गिव मी हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ F1? सर F1 कितना होगा बोल सकता है? MB अपॉन EI प्लस हम्म MA अपॉन EI क्लोज हाँ में इक्वल टू इनटू लेंथ और इनटू लेंथ। बाय 2। बेटा तुम ऐसे डायरेक्टली बोलता है एरिया ऑफ द ट्रापेजॉइड, क्या तुम एकदम गवारों की तरह सर MA अपन EI प्लस ब्रैकेट है इनटू और भी कुछ बोल देते? अबे डायरेक्टली बोलो ना सर, एरिया अंडर दिस डायग्राम इज खत्म। सर तो एरिया यहाँ ही तो पे बोला F1 है मैंने, कितना? एरिया ही तो बोला है। अबे साले, अबे तुम एरिया बोल दो ना कि एरिया है। सर ऐसे थोड़ा ना किसी को बोलते हैं। इंटरव्यू में पूछे कितना होगा F1, सर MA प्लस MB प्लस ब्रैकेट इनटू, वो समझ रहे हो ना, जो नंबर देने वाला था वो नंबर तेरे से छीन लेगा, तेरे को माइनस कर देगा तेरे को। ये बोल दो एरिया, एक लाइन बोलो सर एरिया, खत्म। ठीक है चलो, F1 कितना है? सही है, देखो हमें याद रखना, इंटरव्यू में सही आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आंसर देने का स्टाइल इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। तो बहुत जन ऐसे होते हैं जिनका नॉलेज अच्छा होता है, इंटरव्यू में फुद्दू नंबर आता है उन लोग का, बोलना उनको आता नहीं है। बोलते हैं अरे मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था नंबर नहीं मिला। अरे नंबर कैसे मिलेगा, तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता। तो इसलिए जब भी आंसर तो आंसर ऐसे प्रेजेंट करो सामने वाले को तुम बहुत जानते हो, समझ रहे हो। चलो F1 कितना होगा ना, एरिया अंडर दिस, एरिया अंडर दिस मतलब कितना होगा, हाफ MA अपॉन EI प्लस MB अपॉन EI इंटू L। तुम्हारा दोस्त यही बोला था क्या? यस मतलब सर। एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड ही बोल रहा था क्या? तो देखो एक लाइन में बोल देता एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, इंप्रेशन ही बन जाता। लेकिन जिस सेंस में बोला उस सेंस को एक्सेप्टेबल नहीं था, समझ रहे हो। चलो तो हाँ बोलो बोलो बोलो। और एक्सप्लेन कर दिया था सर हमने आगे का। नहीं वो एक्सप्लेन नहीं होता, कभी कभी वो बहुत ही गंदा इंप्रेशन बनता है। मैं तुम्हें अच्छा चीज बोलता हूँ, ठीक है, मैं मॉक इंटरव्यू बहुत लेता हूँ, मैं मुझे पता है बस तुम्हारा साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें अच्छा एडवाइस देता हूँ, जब भी तुम आंसर बोलो, आंसर शुड बी क्रिस्प। क्रिस्प मतलब कुरकुरे, कुरकुरे कैसे लगता है, कच, वैसे आंसर होना चाहिए। ठीक है, चबा चबा के खाने के लिए अलग मजा है बेटा। ठीक है, तुम उसको पिघला के मत बोलो कि सर का दांत नहीं है, बूढ़े दिख रहे हैं, तो मैं पिघला के दूंगा तो उनको जल्दी हजम हो जाएगा। तुम उसका टेंशन मत लो, तुम क्रिस्पी आंसर दो। ठीक है, आंसर शुड बी क्रिस्प हमेशा। चलो आगे बढ़ेंगे, अभी तो एग्जाम तुम निकालो तो सही, इंटरव्यू तो बहुत दूर है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये तुम्हारा F1 है, अब तुम नीचे देखो, ये नीचे M by E है अपवर्ड डायरेक्शन में। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या यहाँ पे भी एक फोर्स होना पड़ेगा जो F2 होना पड़ेगा, यस और नो? यहाँ पे यस सर। एक फोर्स F2 हो जाना पड़ेगा, यस और नो? अच्छा ये F2 को मैं बोल सकता हूँ क्या, F2 इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व। अरे यस और नो? कैसे निकालेंगे सर जैसे इसका कर? हाँ वही तो, इसलिए तो बोल रहा था, ऊपर को चालाकी से बोलते नीचे को चालाकी से निकल जाता। तो F2 का एरिया अंडर दिस कर्व होगा, तो देखना क्या इसको ऊपर के बराबर। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व को ऐसे बोल सकता हूँ क्या, एट एनी डिस्टेंस x, एट एनी डिस्टेंस x, अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं mx का, अगर एट एनी डिस्टेंस x छोटा एलिमेंट mx का है और ये dx है, क्या स्मॉल एरिया होगा mx इंटू dx, और टोटल एरिया क्या हो जाएगा ना, देखना इंटीग्रेशन ऑफ mx इंटू dx चलेगा। जो एरिया अंडर द कर्व बोल रहे थे, क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ mx dx हो जाएगा? हाँ या ना, समझ पाए सब कोई? यस सर। अच्छा दूसरा देखो, अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम देख रहे हो, तुम्हारे पास दो अननोन है, अगर दो अननोन है एम ए एम बी, तुम्हें दो इक्वेशन चाहिए। तुम क्या कर सकते हो, देखना फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना पड़ेगा, सर F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2, ये एक इक्वेशन देगा, F1 इक्वल टू F2 एक इक्वेशन देगा। ये क्यों हुआ F1 इक्वल टू F2, वरना वर्टिकल इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। सेकंड, अब देखो यहाँ पे कोई मूवमेंट बैलेंस करने वाला कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है। अगर सपोर्ट रिएक्शन नहीं है और F1 F2 का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हुआ, अगर F1 यहाँ पे मान लो और F2 यहाँ पे मान लो, इसका मतलब स्ट्रक्चर में नेट मूवमेंट आ जाएगा। अगर चाहते हो तुम नेट मूवमेंट जीरो हो, जैसे तुम जान चुके हो F1 इज इक्वल टू F2 है और नेट मूवमेंट जीरो हो, क्या नेट मूवमेंट जीरो होने के लिए F1 का लाइन ऑफ एक्शन मान लो यहाँ से x1 बार दूरी में है, और F2 का लाइन ऑफ एक्शन मान लो यहाँ पे x2 बार दूरी में है। क्या अगर चाहते हो नेट मूवमेंट जीरो होने के लिए, क्या x1 बार मस्ट बी इक्वल टू x2 बार, क्या नेट इक्विलिब्रियम जीरो होने के लिए क्या x1 बार मस्ट बी इक्वल टू x2 बार? इसका मतलब F1 और F2 का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना पड़ेगा।
अगर F1 F2 का लाइन ऑफ एक्शन सेम है एंड F1 इज इक्वल टू F2 होगा, देन दिस कॉन्जुगेट बीम इज इन इक्विलिब्रियम। यस और नो? यस सर। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? यस सर। So देखो, these are the two conditions which you can use. These are two conditions you can use to calculate any fixed end moment. लेकिन मैं तुम्हें एक स्पेशल केस समझाता हूँ, तुम्हें ये बहुत एग्जाम में बहुत काम आएगा। छोटे एग्जाम के लिए तो रामबाण है, बड़े एग्जाम में ये छोटे कॉन्सेप्ट की तरह काम देगा। स्पेशल केस, मान लो ए बीम विथ सिमेट्रिकल लोडिंग, ए बीम विथ सिमेट्रिकल लोडिंग, एक बीम में लोडिंग क्या है? सिमेट्रिकल। A beam with symmetrical loading and EI is equal to constant, and क्या EI is equal to constant? अगर बीम में सिमेट्रिकल लोडिंग है एंड EI is equal constant है, अब बताना बेटा, अगर लोडिंग सिमेट्रिकल हो जाए तो मूवमेंट MA और MB के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? अगर लोडिंग सिमेट्रिकल हो जाए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MA एंड MB? कम ऑन, इक्वल। इक्वल हो जाएगा, समझ पा रहे हो? लोडिंग सिमेट्रिकल तो फोर्सेस भी सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो देखना, अगर तुम यूज करते हो A1 is equal to A2, अगर तुम बीम का लोडिंग सिमेट्रिकल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तुम यूज करो A1 is A2, तुम जानते हो ऐसे कर सकता हूँ क्या कि फॉर सिमेट्रिकल लोडिंग, फॉर सिमेट्रिकल लोडिंग, क्या सिमेट्रिकल लोडिंग के लिए क्या हो जाएगा? कहने से MA इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू M हो जाएगा क्या? अगर MA इज इक्वल टू MB इक्वल टू M हो जाएगा, तुम क्या लिखो? देखना, हाफ MA अपॉन EI मतलब M अपॉन EI, MB अपॉन EI मतलब M अपॉन EI इनटू लेंथ L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ MX इनटू DX हो जाएगा क्या? फील कर पा रहा है सब कोई? यस सर। अच्छा सॉरी, MX नहीं बेटा, MX एरिया अपॉन एरिया EI। एरिया। हाँ, MX अपॉन EI, ये सब इधर कोऑर्डिनेट एरिया MX होगा अपॉन, ना? हाँ एरिया मतलब MX अपॉन EI हुआ ना। MX है बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, तो इट इज MX अपॉन EI इनटू DX। फील कर पाए? यस सर। MX कौन होता है? MX होता है ये वाला, किसको बोलते हैं? ये है MX, कोई भी सेक्शन X में ये है MX, फिल करना। लेकिन मुझे MX नहीं चाहिए था, MX अपॉन EI चाहिए था, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? MX अपॉन EI। एरिया कितना होगा? MX अपॉन EI इनटू DX। चलेगा सबको? अगर ये बात सच है, तुम क्या देख पा रहे हो? देखो EI कांस्टेंट है, तो EI कांस्टेंट कैंसिल्स आउट। देखना, बेंडिंग मोमेंट M कितना हो जाएगा ना? 1/L इंटीग्रेशन ऑफ MX DX, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ MX DX। बेटा तुम इसको ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो और बेंडिंग मोमेंट को एकदम लॉलीपॉप की तरह निकाल सकते हो। देखो कैसे, क्या कंडीशन है? लोडिंग सिमेट्रिकल होना चाहिए और EI कांस्टेंट होना चाहिए। मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाता हूँ। क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन इज कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। क्वेश्चन इज कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे, मान लो एक फिक्स्ड बीम है, मान लो एक फिक्स्ड बीम है and this fixed beam carries a UDL. मान लो there is a fixed beam and this fixed beam carries a UDL. कंफर्टेबल? ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, जो वैल्यू अभी आने वाला है, ठीक है? और ये इंटेंसिटी है W किलो न्यूटन पर मीटर, ये लेंथ है L। मुझे ये मोमेंट चाहिए। तुम जानते हो मोमेंट हॉगिंग होता है, तो मैं हॉगिंग दिखा दिया। क्या सिमेट्रिक है तो ये मोमेंट भी M होगा और ये मोमेंट भी M होगा। अच्छा, मुझे ये मोमेंट चाहिए, मैं इस मोमेंट को कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, MX DX का मतलब क्या है? इस लोडिंग को तुम सिंपली सपोर्टेड बीम में दो। अगर तुम इस लोडिंग को सिंपली सपोर्टेड बीम में दोगे, जो BMD बनेगा उस BMD का एरिया। तुम बताओ, अगर इस लोडिंग को मैं सिंपली सपोर्टेड बीम में दे दूं, अगर इस लोडिंग को मैं सिंपली सपोर्टेड बीम में दे दूं और सिंपली सपोर्टेड बीम में ये लोडिंग के देके मैं BMD बनाऊं, क्या इस केस में जो BMD बनेगा, क्या वो BMD पैराबोलिक बनेगा क्या? और इस पैराबोला का जो पीक कोऑर्डिनेट होगा, क्या वो मिडल। सेंटर में होगा क्या? यस सर। और इसका ऑर्डिनेट कितना? WL²/8 होगा क्या? यस तो सर। बताओ, क्या यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर M इज इक्वल टू 1/L इनटू, तुम जो इंटीग्रेशन MX DX बोल रहे थे, MX DX क्या एरिया अंडर दिस कर्व हो जाएगा क्या? समझ में आया तभी हाँ करना। यस क्या सर। MX DX जो हो जाएगा, क्या इट इज एरिया अंडर दिस कर्व? यस और नो? यस। क्या इस कर्व का एरिया को तुम MX DX बोलने वाले हो क्या? और इस कर्व का एरिया कितना होगा? बहुत ही सिंपल, क्या होगा? 2/3 ऑफ बेस इज L
इंटू हाइट इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा क्या? तो यस ये सर। वैल्यू कितना आ जाएगा? क्या डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा? यस और नो? तुम देख पा रहे हो कि अगर फिक्स्ड बेंड मोमेंट निकालना है इन केस ऑफ ए फिक्स्ड बीम कैरिंग ए यूडीएल इज इक्वल डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12, मतलब एक लाइन में तुम्हारा आंसर आ गया। कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 1/L इंटीग्रेशन mx dx। कंफर्टेबल? मेंटली भी तुम सोच सकते हो, मेंटली सोच सकते हो। जैसे मान लो इसका एक और बीट बना देता हूँ, अगेन यू कैन डू इट वेरी मेंटली आल्सो। मान लो अगेन एक फिक्स्ड बीम है और इस फिक्स्ड बीम में तुमने क्या कर दिया? इस फिक्स्ड बीम में तुमने पॉइंट लोड दे दिया। अगर तुम फिक्स्ड बीम में से पॉइंट लोड दे दोगे तो दिस पॉइंट लोड इज पी। कौन बोल सकता है इसका मूवमेंट कितना होगा मेंटली? कौन बोल सकता है इसका मूवमेंट कितना होगा मेंटली? दिस लेंथ इज L/2, दिस लेंथ इज L/2। मेंटल मैथ से बताओ जल्दी से। PL/2। तब PL/2 मार खाओगे। अरे कोई नहीं बता पाया? किसी कौन सी समझ में नहीं आया क्या? PL/12। The PL/8. PL/8 is the answer। PL/8 is the answer। PL/12 कैसे होगा रे? सिंपल ही तो है। तुम क्या इसका सिंपली सपोर्टेड बीम में तुम अगर ये पॉइंट लोड देते हो, क्या उस केस में बीएमडी जो बनता है वो ट्रायंगुलर बनता है क्या? और इस ट्रायंगल का पीक कितना होता है? PL/4। हाँ PL/4। मैं बताता ना, सिंपल बीम में आना चाहिए PL/4। ये लेंथ कितना? L/2। ये लेंथ कितना? L/2। खत्म। मोमेंट कितना हो जाएगा ना? बेंडिंग मोमेंट m। इफ दिस इज m, दिस पार्ट इज m, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ना? 1/L इंटू हाउ मच इज दिस एरिया ना? हाफ इंटू बेस इज L, हाइट इज PL/4, तो कितना आ जाएगा? PL/8। खत्म। इतना क्या सोचना भाई, ये तो इजी इजी क्वेश्चन है, ये लॉलीपॉप है। तो मानना एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, देखता हूँ कौन जल्दी आंसर दे पाएगा। बीएमडी नहीं बना पाओगे, आई कैन नॉट हेल्प यू। मैं बता देना, सिंपल बीएमडी तुम्हें आना चाहिए। मान लो दिस पार्ट इज पी, दिस पार्ट इज पी, दिस लेंथ इज L/3, दिस लेंथ इज L/3, दिस लेंथ इज L/3। बोलो मोमेंट कितना होगा? कितना मिलता है? कितना PL? PL स्क्वायर बाय 24। PL स्क्वायर तो नहीं आएगा, PL स्क्वायर तो नहीं आएगा। अच्छा, इसका बीएमडी तुम नहीं बना पा रहे हो क्या? अगर तुम इसको एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह सोचो, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह सोचो, अगर तुम सिंपली सपोर्टेड बीम में ये यहाँ पे P दो और यहाँ पे भी P दो, तो ये रिएक्शन आएगा P, तो ये रिएक्शन भी आएगा P, ठीक है। और ये लेंथ है L/3, ये लेंथ है L/3, ये लेंथ है L/3। तुम बेंडिंग मोमेंट निकाल दो ना, कोई भी साइड से निकाल दो, तो बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना आना चाहिए। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। मैं बता ना, कुछ सिंपल बेंडिंग मोमेंट तुम्हें अगर ड्रॉ करना नहीं आएगा तो आगे वाले टॉपिक में तुम्हें दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना होगा ना? P इंटू L/3। P इंटू L/3 मतलब यहाँ पे मोमेंट होगा, वेरिएशन होगा लीनियर, ये होगा PL/3।
ठीक है, P into L by 3, दिस वैल्यू इज P PL by L 9 आएगा। by 3। ठीक है, रुक जाओ, P L by 3 हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ से देखूं तो ये होगा P L by 3, यहाँ से देखो तो ये वैल्यू कितना होगा ना, P into L by 3। बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो तुम्हारा क्या होगा, वो जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कांस्टेंट होगा, PL by 3 ही होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। इसको कहते हैं, ये स्पैन को बोलते हैं जीरो स्पैन। ठीक है, दिस इज स्पैन ऑफ प्योर बेंडिंग। मैं समझाया नहीं कैसे बेंडिंग मोमेंट ऐसे आया, तुम कोशिश करना ऐसे ही आएगा। और मैं बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना समझाने जाऊँ तो मैं बड़ा चीजें नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो मैं बीएमडी ड्रॉ कर देता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम तो एफर्ट लगा के सीखना कि बीएमडी ऐसे कैसे क्यों होता है। ठीक है, मेरे को इसको समझाने के लिए मत बोलना कि सर मुझे बीएमडी समझा दीजिए, मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, मैं अच्छे से नहीं समझा सिखा पाऊंगा तुम लोग को। ठीक है, तो बीएमडी ऐसे ही आएगा। अगर ये बीएमडी ऐसा आएगा, तुम अगर बीएमडी ड्रॉ कर दिए तो तुम्हारा काम हो गया ना। तो एम कितना होगा ना, 1/L इंटू, यहाँ पे दो फिगर है, एक रेक्टेंगुलर फिगर है, एक तुम देख पा रहे हो एक रेक्टेंगल है, और दो ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल मिलकर तो एक रेक्टेंगल ही बनाएंगे। तो ये एक रेक्टेंगल है। अब तुम क्या करो, इन दो ट्राइंगल को मिला के एक रेक्टेंगल सोच लो, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, इसको मिलाकर रेक्टेंगल सोच लो, जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। तो कितना होगा, पहले ये ब्लू वाला रेक्टेंगल देखो, ये कितना है ना, PL/3, PL/3 इंटू L/3, PL/3 इंटू L/3 किसका है ना, ये ब्लू वाले का देख लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ये ब्राउन वाले का देखता हूँ। देखो ब्राउन वाला दो मिला तो एक रेक्टेंगल हो जाएगा, और रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ कितना है ना L/3, लेंथ है कितना L/3, ये लेंथ है L/3, और हाइट कितना है ना PL/3। या अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम ऐसे करो, हाफ इंटू L/3 इंटू PL/3 इंटू 2 कर दो, मीनिंग तो वही सेम ही है। तुमने दो ट्रायंगल को जोड़ दिया तो रेक्टेंगल ही बन जाएंगे। तो ये 2 2 तो ऐसे ही कट जाएगा, जो मैं बोला था फिर कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ना, 1/L इंटू, ये होगा P इंटू L²/9, प्लस ये कितना हो जाएगा अगेन PL²/9, क्या चेक यस करना मैं सर। सही हूँ क्या। तो ये 2PL²/9 आता है, तो L कट जाएगा, तो 2/9PL, 2/9PL। कैलकुलेशन चेक करना सही हूँ क्या मैं। सर 1/L क्यों लगा दिया? 1/L क्यों लगा दिया, ये क्या था देखता थोड़ा सा, ये क्या है। यस ठीक। वन बाई एल इंटू एरिया अंडर द BMD। चलेगा सबको, यस क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट इन दिस पार्ट। चलो, तो 5.1 हमने फिक्स्ड एंड मूवमेंट को निकालना सीख गए, और मैं कुछ केसेस में तुम्हें फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने का वैल्यू भी बता दिया, और कुछ सिखा भी दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं जाता हूँ 5.2 में। 5.2 में मैं क्या करूंगा, 5.2 में I'll do a analysis of a fixed beam. In 5.2 I'll go for analysis of a fixed beam. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे इसको मतलब इतना ज्यादा समझते नहीं है, तो फिक्स्ड बीम का उनको प्रॉपर्टीज पता नहीं होता है। और देखो फिक्स्ड बीम का तुम एनालिसिस कैसे करोगे, कहने का मतलब क्या है, मान लो ये एक फिक्स्ड बीम है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा फिक्स्ड बीम है, and this fixed beam is carrying a UDL. This fixed beam is carrying a UDL. Just now we have analyzed this beam. अगर ये फिक्स्ड बीम में UDL है तो देखो क्या फायदा क्या होगा, अगर मान लो इसकी इंटेंसिटी W किलोन्यूटन पर मीटर है, इसका लेंथ है L, ठीक है, अभी हमने बताया था ना इसका मूवमेंट कितना होगा, किसको याद रहा, हाउ मच दिस मूवमेंट, अभी हमने डिराइव किया था, हाउ मच दिस मूवमेंट, कैन समबडी हेल्प मी। WL²/12। करेक्ट, देखो अभी हमने वही निकाला था कि अगर तुम्हारा फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होता है WL²/12, इट्स स्टैंडर्ड रिजल्ट, इफ यू रिमेंबर दिस। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ना, WL²/12, दिस वैल्यू इज WL²/12 एंड दिस वैल्यू इज WL²/12। मुझे क्या करना है, इस केस में BMD बनाना है, और इसमें मुझे इलास्टिक कर्व बनाना है। तो मुझे दो पॉइंट तुम्हें दिखाना है, एक को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, एक को कहता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बोलो, पहले को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ फ्लेक्सर फ्लेक्सर, हाँ, और दूसरे को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या इन्फ्लेक्शन बोलते हैं पॉइंट ऑफ, इन्फ्लेक्शन। अच्छा कोई बोल पाएगा,
What is the difference between point of contraflexure and point of inflection? तो जब कॉन्ट्राफ्लेक्स मतलब मूवमेंट जहाँ जीरो होता है या साइन चेंज करता है। मूवमेंट जहाँ पे साइन चेंज करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। शानदार। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? तो जहाँ शियर फोर्स जीरो हो जाए, जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो हो जाए उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। शानदार। कहाँ से पढ़े थे बेटा इसको, ये डेफिनेशन को? सही है कि गलत? सही है, सही है। लेकिन पढ़े कहाँ से थे वो बच्चे तो गलत बोलते हैं ना, तुम सही बोल दे इसलिए हमने थोड़ा सा चौक पड़ा। सर पीडीएफ है सर, वही आईएएस मास्टर उसी में है। हाँ, आईएएस मास्टर के पीडीएफ में। ठीक है, गलती से किसी का नाम में बुरा मत बोलना रे बेटा। आईएएस मास्टर का मटेरियल कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है? तो तुम जब पढ़े हो सब झंड पढ़े हो, ठीक है? ऐसा कुछ है ही नहीं। सुनो मैं बोलता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। पहला पॉइंट याद रखना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर ठीक है? उसमें लिखा था इसमें साइन चेंज होता है, उसमें तो सर हमें याद है पक्का। बेटा सुन, आईएएस मास्टर का जो तू बुक पढ़ रहा है वो बुक बना था 2011-12 में। सोम, स्ट्रक्चर, फ्लूइड, हाइड्रोलॉजी, 4 बुक मैंने बनाया था, समझ रहे? पूरा एडिटिंग वेटिंग करेक्शन में कर सर ने हेल्प किया था। सर का हेल्प मतलब आईएएस सर का था। थ्योरी वाला पार्ट सर के नोट से हम छापे थे, बाकी सब किताब मैंने लिखा है। मैं इसको पन्ना पन्ना तो मैं बोल सकता हूँ कौन से पन्ने में क्या है, ठीक है? तो मेरे को बिल्कुल आईएएस मास्टर के मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोलना, ठीक है? तो वो जो चीज मैं बनाया हूँ और वो 600 पन्ने का मेहनत मेरा है, ठीक है? इसलिए मुझे पता है उसमें क्या लिखा है। मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन बिना आंख बंद हुए बोल सकता हूँ। तो सुन मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बोथ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एंड इन्फ्लेक्शन आर सेम, बट क्या है इसको दिखाने का तरीका अलग अलग है रे बेटा। कंफर्टेबल? दिखाने का तरीका क्या है देखो, जब हम कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं, हम कॉन्ट्राफ्लेक्सर को बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में दिखाते हैं। क्या बोला? कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ दिखाते हैं? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में दिखाते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में भी बेंडिंग मूवमेंट ही जीरो है। Even in the point of inflection, the bending moment is zero. But we saw the point of inflection in your elastic curve. हम elastic curve में point of inflection को दिखाते हैं। एक सेकंड बेटा, हाँ कॉल आना है। हेलो, हाँ 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 हाँ, वो आपने तो कहले तो मैंने मत से फोन कर लाली काली। ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म, अच्छा, आगे आगे। अरे ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ ମନା କଲି କି? ସେ ଯାହା ଯାହା କାମ କରିବାକୁ କହିଲା ମୁଁ ତ ହଁ କହିଛି, ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିବି ତ ଆସିଛି। ହୁଁ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହିଲି ବି, ମୁଁ କହିଲି ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାଳ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମତେ କାହିଁ ମଝିରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଜି କୋରିୟରଟା ମୁଁ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି କୋରିୟର କରିପାରିଲିନି, କାଲି ମୁଁ ସକାଳେ କୋରିୟର କରିଦେବି। ମୁଁ ଏଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି, ଖାଲି କୋରିୟର କରିବା ବାକି ଅଛି। ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେଟା ମୁଁ ଭରତକୁ କହିଦେବି, କିଶୋର କହିଦେବି, ସେ ନେଇକି ଦେଇଦବ। ତ ବାକି ଆଉ 6ଟା ନା କେତେଟା ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ସେ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି, କାଲି ଖାଲି ମତେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଅଛି। କାଲି ଯିଏ ବି ରହିଲେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଫିସ ଆଡ୍ରେସ ଥିବ ନା, ତ ଯିଏ ବି ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ଡର ଗୋଟେ ବାହାରିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମାନଙ୍କର ତ ଅର୍ଡର ବାହାରିବା ତ S2 ମାନଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ଓହୋ। ହୁଁ।
अच्छा अच्छा, ये तो ज्वाइन करना, बड़ा हो तो ज्वाइन करना है ना। हम्म। हम्म, अच्छा ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚलो, ମୁଁ ତ ପଠେଇଦେବି କାଲି ଆଉ। ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଟୋକନ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି, ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ନା ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ୍ରେସ ପଠେଇଦେବି, କଟକ ଆଡ୍ରେସରେ। ହଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ରିସିଭ ହେଇଯିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ମୁଁ କାଲି କରିକି ସେ ଟୋକନ ନମ୍ବରଟା ପଠେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ओके, हाँ हम लोग क्या बात कर रहे थे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। तो देखते हैं इसका बीएमडी बनाएंगे। अगर बीएमडी बनाएंगे तो बीएमडी में हमें क्या मिलेगा, इन द बीएमडी विल गेट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, फोकस करना, क्यूबिक बनेगा ठीक सर है। इसका। और इसमें क्या बोलो क्या बोलो क्या बोले, फिर से क्यूबिक बताओ। बनेगा इसका बेंडिंग डायग्राम, क्यूबिक बनेगा सर। क्यूबिक बने, क्यों, कैसे, मतलब तुम कहाँ से ला दिए बेटा क्यूबिक बनेगा, मुझे तो बताओ थोड़ा सा। जब तुम एंड मूवमेंट ही स्क्वायर में देख रहे हो तो तुम्हें क्यूबिक कहाँ से मिल जाएगा रे। एंड ही तुम्हें स्क्वायर में दिख रहा है तो बीच वाले भी तो स्क्वायर ही आएगा। बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, एक बेंडिंग मोमेंट स्क्वायर में आ रहा है और दूसरा क्यूब में आ रहा है, ऐसे होता है क्या। तो क्यूबिक तो चांस ही नहीं है, स्क्वायर ही बनेगा। जब एंड मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर है तो अंदर वाला मोमेंट क्या डब्ल्यू एल क्यूब होगा। कुछ भी बोलता है रे। मैं ध्यान दो, मैं यहाँ पे दो चीज बना रहा हूँ, एक है मेरा बी एम डी और एक है मेरा इलास्टिक कर्व। एक है बी एम डी, एक है तुम्हारा इलास्टिक कर्व। मैं तुम्हें दोनों चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बीएमडी भी दिखा रहा हूँ और इलास्टिक कर्व भी दिखा रहा हूँ, फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें फोकस करना है, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आने वाला है। क्या आने वाला है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ मिलेगा रे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ मिलता है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। बीएमडी में। नहीं बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, जीरो मत बोलना बे। बेंडिंग मोमेंट जहाँ साइन चेंज करता है वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिलता है, और जहाँ पे इलास्टिक कर्व अपने नेचर चेंज करता है उसको मिलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा ध्यान दो, अगर ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 है, हम बीएमडी कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्टेप्स टू ड्रॉ बीएमडी, स्टेप्स टू ड्रॉ बीएमडी। व्हाट आर स्टेप्स टू ड्रॉ, स्टेप नंबर 1, प्लॉट द fixed end movements, plot the fixed end movements on the tension side, plot the fixed end moment on the tension side of the beam, plot the fixed end moment on the tension side of the beam, ठीक है, tension side of the beam, and join it by straight line. Plot the fixed end moment on tension side of the beam and join it by straight line. Step number 2, assign curvature, assign curvature to the BMD, assign curvature to the BMD, मतलब तुम जो BMD बनाओगे उसमें curvature assign करोगे। Step 3, if the curvature due to loading, if the curvature due to loading is of opposite sense, as compared to the curvature due to FEM, the curvature due to loading is of opposite sense as compared to the curvature due to FEM, then they must be plotted on the same side, and vice versa. Step 4, the BMD
क्या देखो BMD, the net BMD is obtained by superposition of step 2, step 3 and step 4. नेट बीएमडी का ऑब्टेन बाय सुपरपोजिशन स्टेप 3 एंड स्टेप 4। अच्छा, कुछ समझ में तो नहीं आया होगा, चाइनीज लगा होगा जो मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो एक एक लाइन में पढ़ता रहूंगा, एक एक चीज में ड्रॉ करता रहूंगा, तो समझाता रहूंगा। शुरू करते हैं। पहले बोलते हैं प्लॉट द फिक्स्ड एंड मूवमेंट। कहाँ प्लॉट करोगे ना? ऑन टेंशन साइड ऑफ द बीम। फिक्स्ड एंड मूवमेंट को टेंशन साइड में प्लॉट करो एंड जॉइन इट बाय स्ट्रेट लाइन। उसको कहाँ जॉइन करोगे ना? स्ट्रेट लाइन से जॉइन करोगे। तो शुरू करते हैं, यहाँ आ जाओ। देखो WL²/12, अभी जो हमने देखा था ना WL²/12, ये जो हॉगिंग मूवमेंट होता है, इस हॉगिंग मूवमेंट का कारण टेंशन कहाँ होता है बच्चा लोग? अगर ये WL²/12 है तो तुम, हाँ, इसका कर्वेचर ऐसे आता है। बाएं हाथ से ट्राई करना, कर्वेचर ऐसे आएगा। यहाँ पे दाहिने हाथ से ट्राई करना, कर्वेचर ऐसे आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। तो WL²/12 का टेंशन कहाँ आएगा ना? WL²/12 का टेंशन होगा अपवर्ड। WL² टेंशन होगा अपवर्ड। सिमिलरली ईस्ट WL²/12 का टेंशन कहाँ होगा ना? ईस्ट WL²/12 का भी टेंशन कहाँ होगा ना? अपवर्ड। ठीक है, दोनों टेंशन अपवर्ड हुआ, यू जॉइन इट बाय स्ट्रेट लाइन। वंस यू हैव ड्रॉन दिस टेंशन अपवर्ड, यू जॉइन इट बाय स्ट्रेट लाइन। तो ये कितना होगा ना? WL²/12। कंफर्टेबल? अच्छा, कर्वेचर दो। तुम दे रहे हो ये जो एंड मूवमेंट के लिए कर्वेचर क्या है? हॉगिंग। कर्वेचर क्या है? हॉगिंग। तुम ये वाला कर्वेचर को देखो जो मैं हाइड कर रहा हूँ, या तुम ये कर्वेचर देखो, दोनों के लिए हॉगिंग है, तो मैंने यहाँ पे हॉगिंग दिखा दिया। बोलो यहाँ तक इसको कुछ डाउट है क्या? सर मैंने फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स को टेंशन साइड में प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन में जॉइन किया और कर्वेचर दिखाया। वही चीज स्टेप 1 स्टेप 2 में लिखा है। प्लॉट द फिक्स्ड एंड मूवमेंट ऑन द टेंशन साइड ऑफ द बीम जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन एंड असाइन, क्या करो? कर्वेचर। तुम उसको कर्वेचर असाइन करो टू द BMD। तुमने BMD को कर्वेचर असाइन कर दिया यहाँ तक। अब तुम देखो सैगिंग। अब अगर तुम बीम में लोडिंग दोगे, मान लो एक बीम है और इस तुम बीम में लोडिंग दिए, मुझे बताना अगर बीम में तुम लोडिंग दे रहे हो, ये तुम्हारा कोई भी एक बीम है और इस बीम में तुम लोडिंग दे रहे हो, पर बोलो बीम में लोडिंग देने से वो कर्वेचर जो होगा वो क्या होगा? कर्वेचर मतलब वो सैगिंग कर्वेचर होगा या हॉगिंग कर्वेचर होगा? सैगिंग कर्वेचर होगा। तो समझो अगर तुम्हारा जो FEM बना है, ये जो बना है, ये जो फिगर मैं अभी बना रहा हूँ, मान लो इसको रंग देता हूं मैं, बट ये फिगर है तुम्हारा FEM। ये FEM तुम्हारा कौन से नेचर का है ना? FEM तुम्हारा हॉगिंग नेचर का है। लेकिन लोडिंग के कारण जो BMD बनने वाला है, लोडिंग के कारण जो BMD बनेगा वो होगा सैगिंग नेचर का। अगर दो मूवमेंट अपोजिट नेचर में है, क्या करेंगे? दो मूवमेंट अपोजिट नेचर में है, उसको हम सेम साइड में प्लॉट करेंगे ताकि कुछ पॉजिटिव वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यू कैंसल आउट हो जाए। तो अगर दोनों सेम सेंस का है, मतलब जैसे मान लो ये भी पॉजिटिव और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, तो हम दोनों को सेम साइड में प्लॉट करेंगे ताकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाए। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो होगा नेट बेंडिंग मोमेंट। लेकिन मानो दोनों सेम सेंस का है, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो कैंसिल तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा? कुछ फायदा नहीं होगा। तो जब दोनों सेम सेंस का होगा, हम दोनों को अपोजिट साइड में प्लॉट कर देंगे। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ताकि क्या होगा? हम दोनों को जोड़ पाए। या मान लो ये तुम्हारा नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, हम अपोजिट साइड में प्लॉट करेंगे ताकि दोनों को जोड़ पाए। लेकिन मान लो एक पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव है, मान लो ये तुम्हारा नेगेटिव है, तो हम उसमें क्या करेंगे? अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं? उसको एक साइड में प्लॉट करते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा पॉजिटिव है ये क्वांटिटी तुम्हारा नेगेटिव है, हम सेम साइड प्लॉट करेंगे ताकि जो बचेगा, जैसे मान लो ये क्वांटिटी बच गया ये क्वांटिटी बच गया ये बच गया, ये होगा नेट PMD। तो वही चीज को मैं यहाँ हाईलाइट किया हूँ। क्या? इफ द कर्वेचर ड्यू टू लोडिंग, तुम किसका कर्वेचर देखोगे ना? लोडिंग का कर्वेचर देखोगे, इज ऑफ अपोजिट सेंस। अगर लोडिंग का कर्वेचर अपोजिट सेंस का है, किसके कंपैरिजन में ना? कर्वेचर ड्यू टू FEM। तुम FEM का कर्वेचर देख चुके हो, अब तुम लोडिंग का कर्वेचर देखो।
अगर दोनों ऑपोजिट सेंस में है मतलब कुछ कैंसिल आउट होंगे। अगर कैंसिल आउट हो गए तुम उसको प्लॉट कहाँ करोगे, ऑन द सेम साइड। सेम साइड में प्लॉट करोगे तो कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। कंफर्टेबल। उसके बाद जो नेट बीएमडी बना, इन दो को सुपरपोजिशन, कौन सा दो को सुपरपोजिशन कर दिए, तुम स्टेप 3 एंड स्टेप 4 को सुपरपोजिशन कर दिए। करने के बाद जो नेट बीएमडी प्लस माइनस कटने के बाद जो नेट बीएमडी बचा वही होगा तुम्हारा फाइनल बीएमडी। मतलब क्या है, यहाँ आओ देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया जो समझाया मैंने? यस सर। समझ में आया पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों सेम साइड में प्लॉट करते हैं, क्यों उल्टा साइड में प्लॉट करते हैं, सबको क्लियर हुआ? यस। अच्छा देखो, अब तुम देख रहे हो तुम्हारा जो फिक्स्ड मूवमेंट के कारण बीएमडी है हॉगिंग वाला। अब लोडिंग के कारण बीएमडी कैसा होगा रे? लोडिंग के कारण जो बीएमडी बनेगा सैगिंग। मतलब दोनों ऑपोजिट नेचर का है। ऑपोजिट नेचर मतलब कुछ कैंसिल आउट होंगे। और कैंसिल आउट होंगे मैं दोनों को सेम साइड में प्लॉट करूंगा। और तुम जानते हो जो तुम्हारा सेंटर में मूवमेंट आएगा वो WL²/8 होता है। WL²/8 WL²/12 से बड़ा होता है। तो तुम अगर इसका बीएमडी ड्रॉ करोगे, किसका बीएमडी ना, तुम सैगिंग वाला बीएमडी ड्रॉ करोगे तो ये सैगिंग वाला बीएमडी तुम्हें ऐसे दिखेगा। ये पार्ट तुम्हारा ऐसे जाएगा और ये पार्ट तुम्हारा ऐसे जाएगा। फोकस करना, ये पार्ट तुम्हारा ऐसे जाएगा और ये पार्ट तुम्हारा ऐसे जाएगा। ये है तुम्हारा सैगिंग वाला बीएमडी। फील कर पा रहे हो? अगर ये बस अच्छे, देखो क्या हुआ ना, ये पोर्शन बच गया प्लस माइनस कैंसल आउट में, ये पोर्शन बच गया। ठीक है, ये पोर्शन जो पोर्शन मैं अभी हैचिंग कर रहा हूँ ये बच गया। बोलो तो अगर ये बच गया, जो मैं अभी बचा हुआ पोर्शन दिखा रहा था वो पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है? ये एक बच गया और ये बच गया। बाकी जो पोर्शन है वो कैंसल आउट हो गया। तो समझो अभी मैं दिखाऊंगा। अच्छा ये बोलो, ये जो अभी मैं हाईलाइट करूंगा, बोला ये वाला क्या होगा, ये इसमें कौन बड़ा है, सैगिंग वाला कर्वेचर बड़ा या हॉगिंग वाला कर्वेचर बड़ा? जो अभी मैं हाईलाइट किया, इसमें सैगिंग वाला कर्वेचर ऊपर है या हॉगिंग वाला कर्वेचर ऊपर है? बताओ तो। यहाँ पर नेट क्या हुआ, सैगिंग या हॉगिंग? सैगिंग। कोई एक ही आंसर दे रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं क्या? सैगिंग सर। सैगिंग। तो यहाँ पे कर्वेचर क्या होगा, सैगिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे सैगिंग वाला ऊपर है। अब मैं दूसरा वाला दिखा रहा हूँ। कौन सा दिखा रहा हूँ? ये वाला देखना। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, कौन सा वाला दिख रहे हो, इसको देख रहे हो। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, एक तो ये वाला देखना और दूसरा ये वाला देखना। बोलना इन दो सेगमेंट में जो अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इन दो सेगमेंट में कौन बड़ा है? इन दो सेगमेंट में कौन, सैगिंग बड़ा या हॉगिंग बड़ा? हॉगिंग। हॉगिंग मतलब प्लस या माइनस? नहीं, यहाँ पे हॉगिंग, यहाँ पे कर्वेचर है हॉगिंग वाला, ये कर्वेचर है हॉगिंग वाला। समझ पा रहे हो? तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे एक पॉइंट देखो, ये एक पॉइंट देखो, ये एक पॉइंट देखो। तुम देख रहे हो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, बेंडिंग मूवमेंट ने अपना नेचर चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट में, इस पॉइंट को मान लो मैं सी कहता हूं, सी पॉइंट में हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट सैगिंग में कन्वर्ट हुआ और डी पॉइंट में सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट हॉगिंग में कन्वर्ट हुआ है। तो दिस सी एंड डी आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ, ये सी एंड डी आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ। कोई बोल पाएगा? बताया था अभी, सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑफ, ना इन्फ्लेक्शन नहीं, कॉन्ट्राफ्लेक्सर। हाँ, सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। कॉन्ट्राफ्लेक्सर मतलब जहां पे बेंडिंग मूवमेंट ने अपना नेचर चेंज किया है। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? अच्छा अब मैं आता हूं, क्या करना चाहता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ। अब मैं आता हूं, क्या निकाल जाता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मैं निकाल जाता हूँ। ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ पे लाइक कर रहा है? मैं तुम्हें बताया था ना, एक फिक्स्ड बीम को तुम सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह सोच सकते हो। क्या कर सकते हो ना, सिंपली सपोर्टेड बीम में पहले तुम लोडिंग दिखा दो। तो मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम में से लोडिंग दिखा दिया और उसके ऊपर एक और सिंपली सपोर्टेड बीम दिखा के तुम मूवमेंट को दिखाओ। लेकिन मैंने यहाँ पे चेंज ये किया कि इसी बीम में लोडिंग को दिखा दिया और इसी बीम में मैं मूवमेंट को दिखा दिया। दो बीम ना दिखा के एक ही बीम में दोनों चीज को दिखा दिया। क्या ये WL²/12, इसको मैं WL²/12 कर सकता हूँ क्या? और इस इंटेंसिटी को क्या मैं W kN/m और इसको लेंथ L बोल सकता हूँ? यस और नो? एनी डाउट कैन आस्क मी कि क्या फिक्स्ड बीम को जैसे मैं अभी दिखाया हूँ वैसे दिखा सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर।
सब कन्विंस है? यस अच्छा, अगर ये बात सच है, पहले हम इसका रिएक्शंस निकालते हैं। ठीक है, रिएक्शन निकालेंगे। तो पहले लोडिंग के कारण रिएक्शन, लोडिंग के कारण रिएक्शन कितना होगा ना WL/2, और यहाँ पे रिएक्शन कितना आएगा ना WL/2। बोलो तो नेट मूवमेंट कितना हुआ इसमें, नेट मूवमेंट कितना हुआ? ये हो गया, ओहो W²12, सॉरी, ये हुआ WL²12। कौन से सेंस में रे? व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस WL²12? एंटी बोल ही नहीं क्लॉकवाइज। पा रहा। एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस WL²12? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बोलो नेट मूवमेंट कितना हुआ तो फिर? 0 जीरो। 0। मतलब नेट मूवमेंट जीरो हुआ तो कुछ कपल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों मूवमेंट एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, तो कपल बना के बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? समझ में सबको? तो यहाँ पे जो यस सर। रिएक्शन होगा वो सिर्फ WL/2 ही होगा। तो मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी सेक्शन X में बेंडिंग मूवमेंट लिखता हूँ। बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन, मैं कहता हूँ बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन, जिसका नाम मैं MX देता हूँ। सैगिंग यस सर। पॉजिटिव मान के लिखूंगा, तो MX कितना होगा ना WL WL/2 इंटू into X। एक्स माइनस एक्स इंटू W/2 इंटू एक्स। सही है? यस सर, सही है। तो ये WL/2 into X, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो WL/2 into X पॉजिटिव, W into X into X/2 एंटी क्लॉकवाइज, एंड WL² एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव होगा। क्या सही है, बोलता हूँ सही। क्या? फॉर पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, क्या पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के लिए MX का वैल्यू को जीरो कर दूं क्या? अगर MX का वैल्यू जीरो हो गया तो WL/2 into X माइनस W into X²/2 माइनस W into L²/12 इज इक्वल टू 0। और W तो कट जाएगा, सब में 12 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा 6 into X² माइनस 6 into L into X प्लस L² इज इक्वल टू 0। चेक करना सही हूँ क्या? यस सर। सॉल्व करो, बोलो X के दो रूट्स आएंगे, दो रूट कहाँ कहाँ आ रहे हैं बताओ। रहा है 0.78, पहला है 0.78, 0.21, 0.78 L, दूसरा 0.21। 0.21 L। बेटा 0.78 आ रहा है, 0.78 आगे कुछ होगा, लगभग 0.79 आ रहा है क्या देखना। 788 0.79 लिख दूं चलेगा? सर। देखना इसका मतलब क्या हुआ, मैं दो जगह पे देख रहा हूँ। देखना X को तो मैं लेफ्ट से मेजर किया हूँ, अगर X को लेफ्ट से मेजर किया हूँ तो ये वैल्यू को तुम बोल रहे हो 0.21 L, और देखो तुम यहां से लेके यहां तक इस वैल्यू को बोल रहे हो 0.79 बोल रहे हो, वैसे 0.79 बोल रहे हो। अगर ये 0.79 है, क्या ये वैल्यू 0.21 हो जाएगा क्या? ये अगर 0.79 तुम बोल रहे हो, ये वैल्यू 0.79 L है, तो ये वैल्यू का 0.21 हो जाएगा क्या? फील कर पाए क्या? यस सर। तो इसका मतलब अगर तुम यहाँ समझ गए तो सर। तुम ये चीज समझ जाओ कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होगा, दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, और दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ पे है ना, 0.211 L। क्या बोला? 0.211 L फ्रॉम आइदर सपोर्ट। तुम आइदर सपोर्ट से
0.211 L पे तुम्हें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर देखने को मिल जाएगा। क्या तुम यहाँ तक क्लियर हुई सर? नो? अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिल गया तो तुम यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो ना, अब तुम इलास्टिक कर्व बनाओ। जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, मेरे बात समझना, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ओनली। लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम कहाँ दिखाते हैं? हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को देखते हैं अपने कौन से कर्व में बताया था अभी? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कौन से कर्व में देखते हैं? कोई बोल पाएगा? शेप चेंज होती हो, जहाँ कर्वेचर, इलास्टिक कर्व देखते हैं। इलास्टिक। देखो, बेंडिंग मोमेंट से हम इलास्टिक कर्व बनाते हैं। तुम इस पोर्शन का बेंडिंग मोमेंट देखना, इस पोर्शन में इलास्टिक कर्व देखना, जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पोर्शन में देखना, क्या यहाँ पे इलास्टिक कर्व ऐसा है क्या? तो यहाँ पे इलास्टिक कर्व ऐसे बनेगा, इस पोर्शन में इलास्टिक कर्व ऐसे बनेगा। सिमिलरली अभी जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो पोर्शन को देखना, इस पोर्शन में इलास्टिक कर्व कैसे बनेगा ना, इस पोर्शन में इलास्टिक कर्व ऐसे बनेगा, इस पोर्शन में इलास्टिक कर्व ऐसे बनेगा। कंफर्टेबल? और बीच वाले पोर्शन को देखना, जो हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ये वाला पोर्शन को देखना, इस वाले पोर्शन में इलास्टिक कर्व बनेगा ऐसे, इस वाले पोर्शन में इलास्टिक कर्व बनेगा ऐसे। फील कर पा रहे हो? तो तुम Yes, देख sir. रहे हो दो जगह पे इलास्टिक कर्व ने अपना नेचर को चेंज किया है। तुम क्या देख रहे हो? दो जगह पे इलास्टिक कर्व ने अपना नेचर को चेंज किया है। ठीक है? वो दो जगह कौन है ना? ये एक जगह है, ये एक जगह है, जहाँ पे इलास्टिक कर्व ने अपने नेचर को चेंज किया। कैसे नेचर चेंज किया? सर इससे पहले कर्वेचर ऐसा था, इसके आगे कर्वेचर ऐसा बन रहा है। फिर यहाँ पे कर्वेचर ऐसा था, इसके आगे कर्वेचर ऐसे जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ दिस सी डैश एंड डी डैश, दिस सी डैश एंड डी डैश आर पॉइंट्स ऑफ, सी डैश एंड डी डैश आर पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन। C dash and D dash are points of inflection. तो point of contraflexor में भी bending moment 0, point of inflection में भी bending moment 0. नोट में लिख देता हूँ, नोट में क्या? both at points of contraflexor, both at points of contraflexor and points of inflection, bending moment is 0. shear force का कोई लिंक ही नहीं है, बेंडिंग मोमेंट क्या है यहाँ पे? 0. लेकिन क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को हम देखते हैं कहाँ पे ना? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को हम देखते हैं इलास्टिक, सॉरी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। इन्फ्लेक्शन को कहाँ देखते हैं ना? इलास्टिक कर्व में। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? अच्छा देखो, दूसरा चीज देखना, अगर तुम्हें यहाँ पे निकालूं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये मान लो डेल्टा मैक्सिमम है, देख पा रहे हो? यहाँ पे स्लोप तुम्हारा 0 होगा, और जहां पे स्लोप 0 होता है वहां डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है। तो मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, सेकंड चीज निकालना चाहता हूँ, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, बेटा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जाने से पहले मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देता हूँ। सोम में तुम ये डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ अभी से। मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर इस सिंपली सपोर्टेड बीम में तुम ऐसे मूवमेंट m देते हो, दोनों साइड में मूवमेंट अगर तुम m देते हो, तो ये कर्व नीचे ही जाएगा। तुम चेक कर दो, नीचे ही जा रहा होगा, ये नीचे आएगा। और ये सेंट्रल डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय दिस डेल्टा c इज गिवन बाय m into l square by 8EI. दिस वैल्यू इज गिवन बाय m into l square by 8EI. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दिस कैन बी प्रूव्ड इन सोम। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? अच्छा, अगर ये बात सच है, अपने क्वेश्चन में आ जाओ। तुम अपने क्वेश्चन में अगर देखोगे, अपना क्वेश्चन में दो चीज है। मैं नोट क्लोज करता हूँ, ये नोट को मैं बक्से में रख क्लोज कर देता हूँ। ये रिजल्ट को मैं आगे यूज करने वाला हूँ, तो इसको इसलिए मैं पहले से इसको लिख के छोड़ दिया। अब अपने क्वेश्चन में आते हैं। अपने क्वेश्चन में तुम क्या देख रहे हो ना? फिक्स्ड बीम है, और इस फिक्स्ड बीम में यूडीएल भी है, और यूडीएल के कारण तुम्हारा सपोर्ट पे मूवमेंट भी है। ये सपोर्ट पे मूवमेंट भी है। ये मूवमेंट कितना है ना? WL²/12 का। ये मूवमेंट कितना है ना? WL²/12 का। ये इंटेंसिटी कितना ना? W kN/m का। ये लेंथ कितना? L। तो तुम इसको क्या कर सकते हो? इसको दो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह मान सकते हो। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम में तुम यूडीएल लगा दो, और दूसरे सिंपली सपोर्टेड बीम में तुम क्या कर दो? जो मूवमेंट है वो मूवमेंट को लगा दो। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में तुम यूडीएल को लगा दो, दूसरे में तुम उसे मूवमेंट को लगा दो।
मोमेंट का वैल्यू कितना, ना WL²/12, यहाँ पे भी कितना, ना WL²/12। अगर तुम यूडीएल लगाओगे तो इस केस में अगर सिंपली सपोर्ट बीम में यूडीएल लगाओगे, ये बीम तो नीचे जाएगा, ये डिफ्लेक्शन आएगा Δ1, ये डिफ्लेक्शन आएगा कितना, Δ1। अब बताओ तो अगर मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम में ऐसे मूवमेंट दूं, जो दिखा रहा हूं मैं, ऐसे मूवमेंट इस ओके, तरफ मूव ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये बीम कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऊपर ऊपर। एक जन ने बोला ऊपर, बाकी सबका आंसर बताओ। सर ऊपर एक जाएगा। जन ने बोला, सबका आंसर ऊपर आ रहा है। सौम्या तुम्हारा आंसर बताओ। ऊपर जाएगा मतलब तुक्का मार रहे हो या सोच के बोल रहे हो? हो गए मुझे। कैसे पता लगा ऊपर जाएगा बताओ तो, मतलब जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो ऊपर बोल रहे हैं, कैसे पता लगा ऊपर जाएगा बताओ? सर पहले सर लेफ्ट हैंड को पकड़ लो सर पेन से। हाँ, 2 उंगली के बीच में पेन को फंसाओ, 2 ठीक है, उंगली के बीच में पेन को फंसाओ। हाँ, पहले लेफ्ट लेफ्ट हैंड उंगली से, लेफ्ट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड से क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाओ। मतलब Yes, sir. लेफ्ट थंब से एंटी क्लॉकवाइज, राइट थंब से क्लॉकवाइज लगाओ। अगर लेफ्ट थंब से एंटी क्लॉकवाइज, राइट थंब से क्लॉकवाइज लगा रहे हो तो बीम ऊपर की तरफ ही जाएगा, और ये बीम कहाँ जाएगा, ऊपर। ऐसे मान लो ये Δ2 है। देखना, अगर ये बात सच है तो तुम क्या देख पा रहे हो, क्या इस केस में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, क्या इसको मैं Δc लिख सकता हूँ क्या? कहने से Δc विल बी इक्वल टू Δ1 माइनस Δ2। कंफर्टेबल? भाई देखो, तुम लोग सोम तो इतना पढ़े नहीं हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें Δ1 का वैल्यू नहीं आता होगा। किसको आता है Δ1 का वैल्यू? एक सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल दो तो Δ1 का वैल्यू किसको आता है क्या? कोई जानता है वैल्यू को? ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है सिविल इंजीनियरिंग में भाई। कोई नहीं जानता? कोई एक तो जानता होगा। PL/3I हो PL वर्क किया होता है कैंटिलीवर से पॉइंट लोड लगाओ तो इसको बोलते हैं PL/3I। देखो, अगर नेक्स्ट क्लास में तुम ये सब पढ़ के नहीं आए, तुम्हारा मैं गला काट के हाथ में दे दूंगा, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है? मैं जो चीज, ये जो मैं बोल रहा हूँ, मिनिमाइज नहीं करना था भाई। ये टेबल देख रहे हो? मैं, तुमने मांगा था डिफ्लेक्शन तक, मैं डिफ्लेक्शन दे दिया, तो मैं पूरा पीडीएफ तुम क्या करोगे? सर दे देना, थोड़ा पढ़ लेंगे, अच्छे नोट्स है, मैंने पढ़ा था सर। अच्छा, ये भाई नोट्स कोई बुरा नहीं है, ठीक है? ये सब चीज तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, तुम ये टेबल को रट के आओगे कल। अगर ये टेबल तुम रट के नहीं आए, मैं इसको भी लिख नहीं पा रहा हूँ। चलो देखो, सिंपली सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, पेज नंबर 134, ठीक है? ये सब वैल्यू को तुम रट के आओ। देखो, जो जो वैल्यू तुम यहाँ पे देख रहे हो, मैं ये सब वैल्यू को यूज करने वाला हूँ आगे, ठीक है? तो मैं अभी क्या प्रूव कर रहा हूँ, देखो ये जो लिखा है ना कि डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ डेल्टा सिंपली सपोर्टेड, मैं अभी इस चीज को प्रूव कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें कुछ फील आ ही नहीं रहा होगा, तुम जानते ही नहीं हो, तो मैं इस चीज को प्रूव कर रहा हूँ। एक फिक्स्ड बीम में डिफ्लेक्शन 1/5 हो जाता है आज कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम में कितना होता है? अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में जाओ, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, देख पा रहे हो इस चीज को? देखो, जो पहले से हाइलाइटेड है, देख पा रहे हो? तो 5/384 यस सर। WL/4/EI, और थीटा कितना होता है? WL3/24EI। ये सब कंठस्थ कर दो रे बाबा, ठीक है? जो जो चीज हाईलाइट किया गया है वो कंठस्थ कर दो, इसे रटने के लिए है। और ये जो हाईलाइट जो है ना, ये मैंने ही किया था। मैं जब भी मतलब पढ़ता था एग्जाम के लिए, मैं सब रट लेता था सब चीजों को, इसको सर, बिना रटे स्प्रिंग काम और नहीं टॉर्सन, होगा। सर स्प्रिंग और टॉर्सन के भी नोट्स भेज देना सर। मैं तुम्हें पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, शायद उसमें 3-4 हिस्से में होंगे,
तो मैं पूरा पीडीएफ से कर, ये थोड़ा पुराना पीडीएफ मतलब पुराना है 2011 वाला नोट्स है। अभी अगर चेंज हुआ भी होगा कुछ खास चेंज नहीं हुआ होगा, कि मैं देखा नहीं हूँ नया मटेरियल में क्या चेंज किए हैं, लेकिन यही ये बेस है बाबा। अगर ये तुम सर समझ इन्हीं गए से तुम जान पढ़ लो के, फंडा। हाँ हाँ सर, इन्हीं से सब पढ़ लोग के थोड़े अपने शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, तो सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। एक चीज बताऊं, बुरा मत मानना, तुम्हें दिल पे तो पत्थर रख के सुनना पड़ेगा। सुनो, शॉर्ट नोट वोट नोट से सिलेक्शन नहीं होता रे, समझ रहे हो? डिटेल में पढ़ना पड़ता है। नहीं ना, डिटेल में नहीं। बड़ा देखो, शॉर्ट तुम लोग क्या करते हो, तुम्हें तरीका तुम गलत करते हो। बड़ा मैं सपोज मान लो अभी की किताब पढ़ूंगा, सपोज मान लो मैं सोम का नया किताब लेके आया, मैं जब पढ़ूंगा ना, मैं हर लाइन को अंडरलाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता ही से जो लाइन लिखा है वो फर्जी है। जैसे कोई चीज ऐसे होगा जो मैं नहीं सुना हूँ, वो उसको भी अंडरलाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एग्जाम का इंपॉर्टेंस जानता हूँ। मैं एग्जाम की इंपॉर्टेंस के हिसाब से अंडरलाइन करूंगा, समझ रहे हो? और मैं जो लाइन अंडरलाइन कर दिया इस किताब में, वो जान लो वो रामबाण है। उस क्वेश्चन उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर हिल जाएंगे। कंफर्टेबल? ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ? मैं दो चीज किया हूँ, मैं पहले टॉपिक को पढ़ा हूँ, मैं ये सी के क्वेश्चन गेट क्वेश्चन लगाया हूँ, मुझे आइडिया है क्वेश्चन का रेंज क्या है, इसलिए मैं टॉपिक का इंपॉर्टेंस जान पा रहा हूँ। तुम लोग क्या करते हो, टॉपिक को पढ़ते हो, तुम्हें सब कुछ दिल को छुएगा, जो दिल को छुआ तुम शॉर्ट नोट में डाल दोगे, लेकिन उसमें से आधा चीज फर्जी है। वो तो लिखने के टाइम हमें लिखना अच्छा होता है तो हमने सब कुछ लिख दिया। तो शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है, मतलब तुम बहुत जन बोलते थे मैं पढ़ लिया शॉर्ट नोट बना दिया, मैं मुंह पे तो थोड़ा सा कभी कभी बोल देता हूँ, कभी नहीं बोलता। देख एग्जाम के पास आता है तो मैं नहीं बोलता, गलत कर रहे हो। एग्जाम से बहुत दूर हो तो मैं बोल दूंगा होगा कि नहीं होगा। तो समझो शॉर्ट नोट कब बनाया जाता है। वन इज कॉल्ड रफ रीडिंग। रफ रीडिंग इज डन विदाउट अंडरलाइनिंग एनीथिंग। Once you are doing a rough reading, don't underline a single word also, because you are not understanding anything. तुम बस पढ़ रहे हो, you are going through the emotions. तुम उसको पढ़ो। Then after your rough reading, try to solve the solved examples. जो solved example है तुम उसको बनाओ। जब तुम solved example बनाओगे, तुम्हें कुछ कुछ चीजें लगेगा कि अरे ये चीज तो लिखा हुआ तो मैं ध्यान नहीं दिया। Then you come back, उसको एक बार पढ़ो उसको। Don't underline anything. Then you go and solve your questions. तुम questions बनाओ EAC और GATE के। जब तुम गेट और ये से क्वेश्चंस बनाओगे विथ एक्सपोजर टू अराउंड 20-30 क्वेश्चंस, यू विल रियलाइज व्हिच लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें वहां पे एक इंपॉर्टेंस दिखेगा। यू अंडरलाइन ओनली दोज इंपॉर्टेंट लाइंस। वो इंपॉर्टेंट लाइन, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे 50 फॉर्मूले थे, मैंने गिन चुन के 9-10 फॉर्मूला ही अंडरलाइन क्यों किया? मैं सब कुछ अंडरलाइन कर सकता था। मैं यहाँ पे गिन के एक, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फॉर्मूला अंडरलाइन क्यों किया? है तो 25 फॉर्मूला यहाँ पे, बाकी सब क्यों नहीं किया? बिकॉज आई रियलाइज रिमेनिंग फॉर्मूलाज आर नॉट इंपॉर्टेंट। मैं जब पहली बार पढ़ूंगा मुझे लगेगा सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा मैं देखा ये फॉर्मूला तो यूज ही नहीं हो रहा है, मतलब ये मेरे दिमाग के लिए गार्बेज है। मैं अभी तो पढ़ लूंगा, अभी तो याद कर लूंगा, एग्जाम के दिन मुझे याद नहीं रहेगा। देन आई डिडंट अंडरलाइन दिस। तो मैं वही चीज अंडरलाइन किया जो मेरे एग्जाम में यूज होगा। जब तुम वो अंडरलाइन करोगे तो दो तरीका है इसको याद रखने का। आइदर तुम जो अंडरलाइन किए हो बार बार तुम उसको पढ़ो, और जिन लोगों को लगता है कि किताब बहुत मोटा है, रिवीजन करने के टाइम बहुत बर्बाद जाता है, वो क्या करते हैं, एक शॉर्ट नोट बनाते हैं। शॉर्ट नोट वही चीज होता है जो अंडरलाइन चीजें हैं, लेकिन उसको क्या है, किताब खोलने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से पढ़ के अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, दिस शॉर्ट नोट इज ए डायनामिक प्रोसेस। ऐसे नहीं कि बन गया खत्म हो गया, शॉर्ट नोट में थोड़ा मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। तो शॉर्ट नोट शुड बी रिटन इन पेंसिल्स, ठीक है। फॉर्मूलाज कैन बी रिटन इन पेन, जो फॉर्मूला है वो पेन में लिख सकते हो, लेकिन जो वन लाइनर तुम लिखते हो इट कैन बी रिटन इन पेंसिल। क्यों? फ्यूचर में तुम लगेगा कि मैंने अभी इसको इंपॉर्टेंट माना था, तो दो क्वेश्चन से बन रहे थे, लेकिन तुम्हें पता लगा उसके उस स्टेटमेंट का भी बाप है। कंफर्टेबल? उस स्टेटमेंट के बाप है। जब तुम वो स्टेटमेंट का बाप समझ में आ गया तो ये तो बच्चा था, तो बच्चा को हटा दो, वहां पे मिटा दो, जो बाप है उसको लिख दो। तो जो वन लाइनर्स तुम लिखते हो, जैसे मान लो तुम लिखते हो लोडिंग इज सिमेट्रिकल, देन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज सिमेट्रिकल, बट ये बच्चा है। So main concept is when the loading is symmetrical, the forces and elastic curve is symmetrical. जब तुम ये समझ गए कि फोर्सेस एंड इलास्टिक कर्व सिमेट्रिकल होगा, ऑटोमेटिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो तुम स्टेटमेंट को जब छोटे अंशों में देखोगे तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन जब तुम उसको ओवरऑल एनालिसिस करोगे तुम्हें बड़ा चीज समझ में आएगा। छोटे चीज को मिटा दो, बड़ा चीज वहां लिख दो। तो दिस इज द वे यू मॉडिफाई द
योर शॉर्ट नोट्स। सो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। और याद रखना, अगर 15 सब्जेक्ट है, नो मैटर हाउ सिस्टमेटिक हुआ है, 5 पेपर से ज्यादा का तुम शॉर्ट नोट नहीं बना पाओगे, तुम मेरे से लिख के ले लो। तो रिमेनिंग 10 पेपर को तुम्हें अंडरलाइन करके ही पढ़ना पड़ेगा। तो नया नया, जैसे तुम पता है, नया किताब लाते हैं तो रेड, ब्लू, ग्रीन, पता नहीं 50 कलर का पेन लाते हैं, पहले 3 पन्ने को बड़ा सजा के लिखते हैं, फिर अपना ओरिजिनलिटी में 4th पन्ने में आ जाते हैं। तो ये शॉर्ट नोट भी ऐसा ही प्रोसेस है। नया नया बड़ा मजा आएगा, लगे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन एट द एंड तुम देखोगे तुम्हें टाइम नहीं होगा कि हर सब्जेक्ट को तुम उतना टाइम दे पाओ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गो फॉर रफ रीडिंग, देन सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन, देन यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइन, और वो इंपॉर्टेंट लाइन ही तुम्हारा शॉर्टकट में होना चाहिए। मेरा काम में बोलना है बेटा, मैं बोल दूंगा, करोगे वो तुम्हारा है। ठीक है, आ जाओ। तो मैं क्या बोला था, अभी हमने डेल्टा सी का फॉर्मूला देखा था, डेल्टा 1 का। किसी को याद रहा क्या डेल्टा 1 का फॉर्मूला? डेल्टा 1 कितना हुआ रे? ये सब चलेगा क्या? 384 5/384 WL/4 अपॉन EI। अच्छा बोलो तो डेल्टा 1 अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा 2 नेगेटिव लूंगा। बोलो डेल्टा 2 का वैल्यू कितना होगा? अभी बताया था ना, अगर दोनों मोमेंट m है तो ये डेल्टा कितना होगा? ml² अपॉन 8EI। अब देखो ये दोनों मोमेंट m कितना है यहाँ पे ना, WL²/12, तो ये वैल्यू कितना होगा ना, L² अपॉन 8EI तो लिख दिया यहाँ पे, इंटू m कितना है ना, WL²/12, L कितना होगा WL²/12। तो अगर मैं इसका सॉल्व करूँ तो कितना लिखना, 5/384 WL/4 अपॉन EI माइनस WL/4 अपॉन कितना 96 EI अपॉन कितना 96 EI। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? अच्छा, अगर मैं इस एलसीएम को ले लूं 384, वो हाउ मच इज 384/96 रे? 384/96 कितना होता है? 4 तो अगर मैं 384 एलसीएम ले लूं तो इट इज 5 WL/4 माइनस 4 WL/4, तो ये वैल्यू कितना आएगा अपॉन EI तो रहेगा, ये आएगा। तो ये कितना आएगा ना, WL/4 अपॉन 384 EI। देखो बेटा तुम क्या देख रहे हो, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता, कौन, अगर ये तुम्हारा जो तुम फिक्स्ड बीम देख रहे हो ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता, तो उस केस में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता वो होता 5/384। देख पा रहे हो क्या? वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आता? 5/384। लेकिन जब इसको तुमने दोनों एंड को फिक्स कर दिया, क्या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 1/384 हो गया क्या? 1/384 मतलब देयर इज 80% रिडक्शन। कितना परसेंट रिडक्शन है? 80% रिडक्शन इन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तुम देख पा रहे हो क्या? नोट में क्या देख पा रहा हूं? देयर इज 80% रिडक्शन इन डेल्टा मैक्सिमम as compared to the 2A, as compared to a simply supported beam, as compared to a simply SS beam, simply supported beam carrying UDL, as compared to simply supported beam carrying UDL। अगर फिक्स्ड बीम कैरिंग UDL को मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम से कंपेयर करूं, देयर इज 80% रिडक्शन इन योर डेल्टा मैक्सिमम। उसके अलावा अगर तुम देखोगे, तुम बीम को डिजाइन करते हो मैक्सिमम मूवमेंट के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है WL²/8। ये वैल्यू है WL²/8, समझना। अगर ये वैल्यू WL²/8 है, नीचे वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू WL²/12 है रे बाबा। अगर ये WL²/12 है तो ये जो ऊपर का जो बेंडिंग मोमेंट बच गया ये होगा WL²/24। ये वैल्यू कितना होगा? WL²/24। तो समझो, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होता, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होता तो उसको डिजाइन करते WL²/8 के लिए। अगर फिक्स्ड बीम हुआ, इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 है ही नहीं। कितना है बोलो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? WL²/12 है, 12 है। इसका मतलब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड बीम?
एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड बीम आर देयर इज a reduction in the design moment. तुम देख पा रहे हो डिजाइन मूवमेंट, देखो पहले WL²/8 होता सिंपली सपोर्टेड बीम में, अभी हो रहा है WL²/12. सो देयर इज a reduction in your design moment. तो जो बीम को डिजाइन करोगे कम मूवमेंट के लिए डिजाइन करोगे. कम मूवमेंट को डिजाइन करने का मतलब छोटे साइज का बीम में काम हो सकता है. सेकंड एडवांटेज क्या है? देयर इज a reduction in the maximum deflection. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर तुम्हारा कम है तो उस केस में हम एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में जाते हैं. तो यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में कभी स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा. तो एक दो चीज तुम्हें जानना बहुत जरूरी है. व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड बीम. हम पढ़ेंगे फिक्स्ड बीम बहुत सारे, लेकिन बच्चे फिक्स्ड बीम का एडवांटेज नहीं जानते. क्या फायदा हुआ इतना पढ़ने का? पहला एडवांटेज क्या है? देयर इज ए रिडक्शन, there is a reduction. किसमें रिडक्शन है? there is a reduction in design movement. there is a reduction in design movement. अगर डिजाइन मूवमेंट कम हुआ then the sections will be economical from material point of view. material point of view से sections तुम्हारा क्या होगा? economical हो जाएगा. and second क्या है? there is a significant reduction, there is a significant reduction in delta max. There is a significant reduction in delta max. मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी कम हुआ और तुम्हारा क्या हुआ? डिजाइन मूवमेंट भी कम हुआ. दिस इज द एडवांटेज ऑफ ए फिक्स्ड बीम. तो हमने फिक्स्ड बीम का एनालिसिस किया और जो एडवांटेजेस है, दो एडवांटेज जो मिला हम उसको यहाँ पे देख पाए. Any doubt in this part? डेल्टा 2 कैसे लिखा तुम? डेल्टा 1 तो डेल्टा 2 देखो अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर तुम मूवमेंट m लगाओगे, अगर मूवमेंट m लगाओगे उसके इसमें डेल्टा कितना आएगा ना? W into m into L²/8EI. यहाँ पे तुम मूवमेंट m की जगह कितना लगा रहे हो? WL²/12 लगा रहे हो. देखो इसमें भी WL²/12, ये भी WL²/12. तो ये डेल्टा 2 कितना होगा? m की जगह से लिख दो WL²/12, m की जगह W²/12 भाई L²/8EI. तो L²/8EI अलग लिखा, m की जगह लिखा W²/12. बाकी सॉल्व कर दिया तो इतना ही आ जाएगा. चलेगा? यस सर. स्क्रीनशॉट लोगे फिर रोगे तुम. स्क्रीनशॉट चाहिए. कहाँ तक थे रे भाई? यहाँ से शुरू किया था आज. चलो यही एंड करते हैं. कल का क्लास का टाइमिंग सेम रहेगा, ठीक है, 5:30. लेकिन संडे के दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा. संडे के दिन एक पॉसिबिलिटी है, अगर तुम संडे सुबह क्लास ले पाओ तो 9 से 11 उस टाइप का. क्या बोलते हो? 9:30 के बाद ले सकते हैं सर. 9:30 की क्लास रहेगी. फ्लूइड मैकेनिक्स कितने बजे तक है? 9:30 से 9:30. तो 10 से 11 12 बजे तक बैठ पाओगे संडे के दिन?
सर 10:30 देते ना। 10 से कर लो। 10 से 12 नहीं, साढ़े ठीक है मैं 10 बताता साढ़े हूँ। 10 10:30 से 12 यस सर। ठीक है sir। बताता हूँ, कल बता दूंगा, ठीक है। तो संडे के दिन इवनिंग इट इज नॉट पॉसिबल, तो मे बी ऑन संडे 10:30 से 12 उस तरह का कुछ प्लान करता है, ठीक है। अगर ऐसे हुआ कि संडे के दिन अगर मैं सुबह खेलने गया तो चांस ही नहीं है। सुबह खेलने जाऊंगा, शाम को हम लोग का एक फिस्ट है, तो सुबह भी बिजी, शाम को भी बिजी। सर क्रिकेट तो मैं खेलते बता हैं। दूंगा। सर। नहीं बेटा, क्रिकेट नहीं खेलता, फुटबॉल। क्रिकेट तो सब खेलते हैं भाई, ठीक है। तो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो, गुड बाय ऑल। क्वेश्चन Bye. बनाना, एनी डाउट विल डिस्कस।